नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी का पार्ट 2 जो हिंदी का विकास और उसके प्रमुख तथ्य का टॉपिक चल रहा था, उसमें आज हम देखेंगे हिंदी के विकास के साथ साथ कौन कौन सी संस्थाओं का योगदान रहा है हिंदी के विकास में। और फिर उसके अगला टॉपिक देखेंगे हिंदी का संवैधानिक विकास। तो इसमें हम देखें कि हिंदी जब स्वतंत्रता आंदोलन का टाइम चल रहा था, जो बड़े बड़े आंदोलनकारी थे, सामाजिक आंदोलनकारी थे, कुछ उसमें कुछ राजनीतिक आंदोलनकारी थे, तो उसमें से कुछ संस्थाओं का जो विशेष योगदान रहा है हिंदी प्रचार प्रसार के लिए, या हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाई जाए या राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाई जाए। तो इस आधार पर आज हम देखेंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास, जैसे कुछ संस्थाएं हैं हमारे पास जिनका योगदान रहा है, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज। तो इनके जो प्रमुख हैं, जैसे कि इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। और ये 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे इनका मूल नाम मूलाशंकर है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये इनकी वैसे तो ये खैर गुजराती भाषी थे, लेकिन इनका संस्कृत के भी जानकार थे, पर हिंदी में इनका विशेष योगदान रहा है कि ये कहते थे कि अगर एक समय ऐसा आए कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सभी लोग हिंदी भाषा बोलें और इसे राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा मिलना चाहिए, ऐसे करके ये आंदोलनकारी रहे और सामाजिक आंदोलनकारी रहे हैं। राजा राम मोहन राय को पश्चिमी सभ्यता का पुजारी माना जाता है, विज्ञानवाद के, मतलब कि ये रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं थे, ये आधुनिकता पे विश्वास ज़्यादा करते थे और समाज की बुराइयों को इन्होंने कईयों को दूर किया है। ठीक उसी हिसाब से एक हमारे पास आता है हिंदी साहित्य सम्मेलन या फिर नागरी प्रचारणी सभा। तो इसमें भी आप देखेंगे इनका भी अपना योगदान रहता है, क्योंकि जो नागरी प्रचारणी सभा आप पढ़ेंगे, नागरी प्रचारणी सभा, स्थापना इसका 1893 है। इससे संबंधित व्यक्ति हैं जैसे श्याम सुंदर दास, ये हिंदी के बड़े एक विख्यात राइटर हुए हैं श्याम सुंदर दास। फिर आप समय समय पे जैसे हिंदी के लिए अगर स्पेशल आप पढ़ें कि किसका योगदान है, किन व्यक्तियों का, तो जैसे इसमें भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु वैसे तो हिंदी के लिए बोला जाता है कि नई चाल ढाल में हिंदी कब ढली, तो 1873 के बाद, क्योंकि 1850 से लेके 1900 तक का टाइम पीरियड है, ये भारतेंदु युग कहा जाता है। उसके बाद से एक युग और आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, तो इसमें आप देखेंगे 1900 के बाद का टाइम पीरियड है। तो जब ये हिंदी मंडल के प्रमुख बनते हैं द्विवेदी जी, तो इसमें क्या होता है कि वैसे तो इनसे पहले श्याम सुंदर दास का नाम आता है, और जब द्विवेदी मंडल या द्विवेदी टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1900 से 1920 तक के लिए, तो इसमें क्या होता है कि हिंदी की बारीकियों से ध्यान देते हैं, ये कौन सी गलतियां हटानी है, कौन सा शुद्धिकरण पे, हर शब्द का अलग अलग शुद्धिकरण किया जाता है इनके टाइम पे। इन्हीं के टाइम पर आप एक पढ़ेंगे सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका, तो इसके लिए विशेष क्वेश्चन ये बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन हुए, तो आपका आंसर आना चाहिए श्याम सुंदर दास।
और यदि ऐसा आया कि सरस्वती पत्रिका के बहुत ही विख्यात संपादक कौन हुए, या सबसे ज़्यादा, जैसे कि पत्रिका चलाया तो इन्होंने श्याम सुंदर दास ने अपने संपादक में, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है ये द्विवेदी के समय पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय पर। तो ये निर्भर करता है कि आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है सरस्वती पत्रिका के बारे में, कि सरस्वती अगर दोनों ऑप्शन में हुए तो श्याम सुंदर दास सही है, और बाकी वास्तविकता के आधार पे देखा जाएगा तो फिर महावीर प्रसाद, क्योंकि इनके समय पर सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में श्याम सुंदर दास ने ही किया था। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें आप और प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ हिंदी को। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास कि हिंदी का संवैधानिक विकास। हिंदी का संवैधानिक विकास, तो इसमें आपको ये देखना है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, राजभाषा बनाया जाए। इस अभी तक हिंदी पे सिर्फ सम्मेलन हो रहे हैं या फिर अभी वार्ताएं हो रही कि क्या जिक्र किया जा रहा है, तो इसमें आप विशेष कर देखते हैं जैसे कि एक नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट समय आप देखेंगे 1928, इसमें भी हिंदी के बारे में जिक्र किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था तो मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने इसमें ये पेश किया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए और उस पर अपने मुख्य बिंदु रखे थे इस रिपोर्ट के आधार पर, इस रिपोर्ट के अंदर पेश किया गया था। ऐसे ही आप आगे चल के पढ़ेंगे कई कि जब स्वतंत्रता के बाद की स्थिति और स्वतंत्रता से पहले की स्थिति हिंदी के बारे में, तो स्वतंत्रता से पहले जो लोग इसके सहयोगी थे जैसे श्री राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, ये लोग कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, वही लोग बाद में जब वोटिंग होता है सिर्फ एक वोट से हिंदी राज्य और राष्ट्रभाषा बनने से रह गई। 77 वोट राष्ट्रभाषा को मिले थे और 78 वोट राजभाषा को मिले थे, तो इसलिए हिंदी राजभाषा के रूप में फिर मान्यता मिली। तो इसमें आप अगला देखेंगे एक टॉपिक है हमारे पास कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार का मुख्यालय। तो ये मद्रास है, वर्तमान चेन्नई बोला जाता है। तो अलग अलग जगह पर मुख्यालय बनाए गए कि सम्मेलन करने के लिए या फिर उस पर विचार विमर्श करने के लिए कि हिंदी के प्रचार प्रसार में माध्यम बनाया जाए। भारत को एकता की दृष्टि से, क्योंकि उस समय जरूरी भी था और अभी भी ज़रूरी है, लेकिन क्या है कि अब भारत में अनेकों भाषाएं हैं, तो इसमें किसको मान्यता मिले तो उस आधार पे इसको राजभाषा का मान्यता देने का निर्णय किया। बाद में आप पढ़ेंगे कि कमेटियां अपनी अपनी सिफारिशें देती है, जैसे खैर आयोग हुआ, पंत आयोग हुआ, तो उनके ऊपर भी फैक्ट पूछे जाते हैं कि कौन से किसने प्रतिवेदन कब दिया या फिर कब उसका गठन किया गया। तो ये सारी बातें आप देखें इसमें। अगला हमारे पास आता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिलाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए। तो सबसे पहला जब संवैधानिक के तौर पे इसे अपनाया गया था तो वो समय था 14 सितंबर
1949 49। ठीक, तो इसीलिए आप जानते होंगे कि हर 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है कि हिंदी को, और आप देखते हैं जगह जगह पर बोर्ड बैनर वगैरह भी छापे जाते हैं कि इसके लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। अगला आप देखेंगे कि जैसे 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया गया था पहली बार, और हर साल फिर मनाया जाता है। और आप देखेंगे एक और विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, वो 10 जनवरी को होता है। 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस। तो विश्व स्तर पर भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसी में अगला देखें आप, अब संवैधानिक रूप से आप देखेंगे इसको, तो हमारे पास 22 भाग में से भाग नंबर 17, संविधान का भाग नंबर 17 और आर्टिकल या अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के बारे में उपबंध किया गया है और बताया गया है कि कौन कौन से आर्टिकल से क्या क्या हिंदी भाषा के लिए उल्लेखित किया गया है। तो मेन आप देखेंगे इसमें, जैसे 343 का 1, इसमें ये कहा गया है कि संघ की, जो भारत संघ है, भारत संघ की या राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी, और जो उसकी लिपि होगी वह देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसका जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। दूसरी बात इसमें आपको याद रखनी है कि जो मानक अंक हैं इसमें संविधान में, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के ही हैं। जो मान्यता मिली है अंकों की, वे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के ही हैं, इसमें जो मान्यता दी गई है। अगला आप इसमें देखेंगे कि हिंदी को, मतलब जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद से संविधान में जब इसे जगह मिल गई थी, तो उसके बाद से हमारे पास प्रावधान किया गया था कि अब एकदम से अंग्रेजी को भी हम नहीं हटा पा रहे थे। तो हमारे पास एक विकल्प था कि क्यों ना हम 15 वर्ष तक सहयोग के रूप में अंग्रेजी का इस्तेमाल करें। और फिर आगे आप देखेंगे कि समय समय पर आज तक सहयोग के रूप में ही सारे कार्यरत किए जा रहे हैं, और समय समय बढ़ाया गया इनका, हर 10 साल 15 साल 10 साल 15 साल करके। फिर बाद में आप पढ़ेंगे कि अधिनियम वगैरह भी आए हैं इसके लिए। तो अगला देखें आप, आर्टिकल 344 के लिए देखें, इसे मैं मिटा रहा हूँ 343 को। एक एक आर्टिकल में बताना चाहूँगा आपको। अगला जो पेपर की दृष्टि से मेन है 344, इसमें है राजभाषा आयोग। जैसे आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है, ये शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति की आर्टिकल 53 के अनुसार कि नियुक्ति किन किन को अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति। तो उसी में एक टॉपिक आता है कि राजभाषा आयोग, या फिर जितने अल्पसंख्यक आयोग है या केंद्रीय जो आयोग बनते हैं जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग वगैरह ये सब, तो इन सभी के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो उसी में से ये है राजभाषा आयोग। तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, जो इनके अध्यक्ष होते हैं समय समय पर, बाकी सदस्य भी होते हैं इसमें। और राजभाषा आयोग में जो हमारे सांसद की तरफ से जो कमेटियां बनती हैं उसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। आपको एक और इम्पोर्टेंट याद रखना है कि राजभाषा के टॉपिक पर हमारे पास 2 आयोग बनाए गए थे पहले, कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए या राष्ट्रभाषा का दर्जा। तो इस पे उनको अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी। तो उस आधार पे आप 2 आयोग पढ़ेंगे, जिसमें से हमारे पास पहला आयोग आता है खैर आयोग, बीजी खैर आयोग।
तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि बाल गंगाधर खैर आयोग जो बने थे इसके अध्यक्ष पहले वाले, कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बाल गंगाधर खैर आयोग थे। आपको गठन की तारीख याद रखनी है 7 जून 7 जून 1955। और इन्होंने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था राष्ट्रपति को, तो 31 जुलाई 1956 को इन्होंने अपना प्रतिवेदन सौंपा था। तो इसमें निर्धारित किया था इन्होंने कि माध्यमिक स्तर तक हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। और इन्होंने एक टॉपिक और दिया था कि देश में जो जुडिशियल वाला टॉपिक है कि न्यायिक, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, यहाँ पर भी हिंदी में ही डिसीजन दिए जाएं, जो कि ऐसा नहीं है। आप आगे पढ़ेंगे, जैसे जो अगले आर्टिकल हैं उसमें आपको बताया जाएगा कि एससी में जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें कौन सी भाषा का प्रावधान किया गया है उसी आधार पे। तो आप इस समय इतना याद रखें कि जो राजभाषा आयोग होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, 344 आर्टिकल के तहत राजभाषा आयोग होता है। दूसरा इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट आयोग जो हमारे पास गठन किया गया था सिफारिश के लिए, तो बीजी खैर आयोग या बाल गंगाधर खैर आयोग बोल सकते हैं आप। तो इसका गठन 7 जून 1955 को किया गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 1956 को सौंपी थी। इसमें आप सेकंड वाला देखेंगे कि सेकंड जो आयोग का गठन किया गया था वो कौन सा था। जो सेकंड नंबर का आयोग है तो वो राजभाषा संसदीय समिति है, जो मैंने आपको बोला था कि 30 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, तो वही है सेकंड वाला कि संसदीय समिति। तो इसमें आप पढ़ेंगे गोविंद बल्लभ पंत, सभी ने नाम सुना होगा, उत्तराखंड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने नाम नहीं सुना होगा। तो इसे बोला जाता है पंत आयोग। तो इन्हीं की सिफारिश थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाया जाए, राजभाषा बनाया जाए, क्योंकि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब तमिलनाडु वाले बोलेंगे कि नहीं जी तमिल को बनाओ, जो दूसरे स्टेट वाले बोलेंगे कि नहीं इसको बनाओ, उर्दू वाले जो लोग हैं वो बोलेंगे उर्दू को बनाओ। तो ऐसे विवाद का, तो इसलिए राष्ट्रभाषा हमारे यहाँ भारत में कोई नहीं है और सिर्फ राजभाषा है। ठीक, उसके लिए भी अलग अलग प्रावधान किए गए हैं कि किसको मान्यता दी जाए, किसको नहीं दी जाए, कौन से स्टेट को कैसे प्रयोग करना है, ये सब आप अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो इसका देखें, इसका गठन की तारीख आपने याद रखना है 16 नवंबर 1957 को गठन, 16 नवंबर 1957 को। अभी तक पेपरों में गठन की तारीखें पूछी जा चुकी है और अब जो आयोग पेपर पूछ रहा है, जैसे अभी हाल ही में आयोग ने एक क्वेश्चन पूछा था कि बलवंत राय समिति जो है उसकी सिफारिश किस वर्ष दी थी उन्होंने। तो अब देखो, जरूरी नहीं है कि गठन का ही पूछे, क्योंकि अब गठन बेसिक हो गया है, कई पेपरों में घूम चुका है ये क्वेश्चन। तो अब क्या सिफारिशों पर भी आपने ध्यान रखना है। तो इनकी सिफारिश है 8 फरवरी 1958, 8 फरवरी सिफारिश की तारीख भी आप देखें, सिफारिश 8 फरवरी 1959 को इन्होंने अपना प्रतिवेदन लगाया था। तो इतना आप फैक्ट के तौर पर याद रखें, बाकी थोड़ा थोड़ा सा एक एक दो लाइन इसमें आप याद रख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने टिप्पणी की थी कि पंत समिति ने कहा था कि राष्ट्रीय एकता को घोषित करने के लिए भाषा को स्वीकार कर लेना स्वतंत्रता पूर्व जोश ठंडा पड़ गया था, और इन्होंने हिंदी को संघ की राजभाषा का स्थान जल्द से जल्द लेने की सिफारिश की थी। और तारीख भी निश्चित कर दी थी इन्होंने 26 जनवरी 1965 की, 26 जनवरी 1965 तक हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में कार्य करे। और तब सहयोग के रूप में इन्होंने भी सिफारिश किया था किसको, अंग्रेजी को। फिर आप इन दोनों आयोग की सिफारिश, तो इनकी सिफारिशें मान ली जाती है, संसदीय समिति की जो सिफारिश थी सेकंड वाला
गोविंद बल्लभ पंत आयोग। तो ये आर्टिकल 344 के अंतर्गत कार्य किए गए हैं। अगला आपने याद रखना है आर्टिकल 345। अब इसमें है राज्य की राजभाषाएं। आर्टिकल 345 राज्य या प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाएं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे उत्तर भारत में तो कई हिंदी है ही, लेकिन जैसे कि जम्मू कश्मीर में था कि पहली भाषा वहाँ पर उर्दू है और सेकंड थी ये हिंदी। और आप कहीं और देखें जैसे कि नागालैंड वगैरह में जैसे कि वहाँ पर अंग्रेजी रखी गई है फर्स्ट में, फिर सेकंड में। आप उत्तराखंड की बात करें तो फर्स्ट में हिंदी रखी गई है, सेकंड में संस्कृत रखी गई है। तो उसी आधार पे अब मतलब कि उपबंध किया गया है कि राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है, इस पर अपनी सिफारिशें दे सकता है। तो आर्टिकल 345 में राज्य की प्रादेशिक भाषाएं हैं और आप इनको लिख भी सकते हैं। अगला है हमारे पास आर्टिकल 346। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से आप समझ लेंगे कि आर्टिकल 346 में ये कहा गया है कि कोई भी संघ, राज्य से या कोई राज्य एक दूसरे राज्य से, मतलब राज्य स्टेट के बीच पत्र व्यवहार या संघ और स्टेट के बीच पत्र व्यवहार का जो माध्यम होगा वह हिंदी में होगा, और अन्यथा जैसा उपबंध किया जाए कि मातृभाषा में भी आप कर सकते हैं पत्र व्यवहार। तो इसमें दिया गया है आपके पास कि एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ राज्य के बीच पत्रादि की राजभाषा संघ द्वारा जो निर्धारित की जाएगी या आपसी करार पर। अगर दो स्टेटें जैसे तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक हो गया, आपसी उनका करार होता है कि हम तमिल में ही या कन्नड़ में ही आपसी पत्र व्यवहार का करेंगे, तो संसद उनके लिए नियम बना सकती है। तो वो आर्टिकल 346 के तहत यह सभी कार्य किए जाएंगे। वैसे तो हिंदी ही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में कि आप हिंदी में ही पत्र व्यवहार करेंगे। बाकी आप संसद में देखें वो आर्टिकल खैर अलग है कि हर सदस्य को ये अधिकार होता है कि वो अपनी मातृभाषा में संसद में खड़े होकर क्या कह सकता है, अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सकता है। अगला है हमारे पास 348, 347 को रहने दें आप, 348 को देखें। जो परीक्षा बेस से है मैं सिर्फ उन पे ही चर्चा करना चाहूँगा कि 348 में है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और संसद में राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा की सिर्फ 348 में ये निर्धारित किया या उपबंध किया गया है कि संसद या राज्य विधानमंडल या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी समय समय पर क्या होगा कि इनके लिए प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उल्लेख है इसमें। तो जैसे आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इनमें जो भी जजमेंट दिए जाते हैं वे हिंदी में नहीं दिए जाते हैं, अंग्रेजी में लिखित तौर पर दिए जाते हैं। क्योंकि ये आप अगर इनके बारे में पढ़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो वहाँ पर ये निर्धारित किया जो भी जुडिशियल वाली टॉपिक होगा उस पर निर्णय जो दिया जाएगा वो अंग्रेजी में ही दिया जाएगा। और आपको एक बात और मैं अवगत करा दूँ कि आपने आयोग की तरफ से भी या कोई भी आयोग है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का है या किसी स्टेट का, अगर किसी भी क्वेश्चन पर विवाद होता है तो वह अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन वाला टॉपिक है उसको उचित मानता है। तो आप भी ध्यान रखें कि कोई शब्द हिंदी में क्वेश्चन आंसर दिया गया है और आप उसके अनुसार क्वेश्चन का आंसर टिक करके आ रहे हैं,
तो वह गलत माना जा सकता है और अंग्रेजी वाले पे कोई भी जजमेंट लिया जाएगा। आप अगर प्रेषित करते भी हैं कि अपने प्रतिवेदन लगाते हैं किसी क्वेश्चन पर, तो अंग्रेजी वाले को देखें, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास आता है 349। इसमें भी क्या है कि संसद में या राज्य विधानमंडल में कोई भी राजभाषा संबंधित विधेयक अगर प्रस्तुत किया जाता है तो पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, और राष्ट्रपति इसके लिए अनुमति, जिस तरीके से आप अगर पॉलिटिकल बाद में पढ़ेंगे उस समय पूरा डिटेल, तो या पहले भी मैं थोड़ा बता दूं कि जैसे धन विधेयक हो गया या फिर ये राजभाषा विधेयक हो गया, तो ये सभी जो विधेयक हैं ये पहले राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं। अगर राष्ट्रपति ने यस बोला है, मंत्रिमंडल की सिफारिश भी होती है इसमें, तब जाके वो संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो इसमें भी देख लें आप, थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया राजभाषा संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिश पर विचार करने के बाद ही मंजूरी देता है। तो आपने अभी पढ़ा था 344 में 344 आर्टिकल में कि राजभाषा आयोग। अब राजभाषा आयोग में कौन होते हैं? सांसद ही होते हैं, कमेटी होती है उसमें 30 सदस्यों की वो कमेटी संसदीय व्यवस्था में दिया गया है कि राजभाषा में 30 सदस्य हों। अब उसमें से जो वो सिफारिश करेगी किसी बिल पर, तब राष्ट्रपति उनके विचारों से सहमति होगा, उनके क्रियाकलाप से, तब जाके वह बिल संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये है आर्टिकल 349 में। अगला हमारे पास आता है इसी के आगे, अगले दोनों आर्टिकल आपको इम्पोर्टेंट, इसमें से तो खैर कभी पूछ सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं बेसिक वाले, वो भी गलत नहीं करने हैं। 350 और एक होता है 350 का क। तो क वाला तो रेलवे वगैरह तक में भी पूछा गया है, और 350 वाला देखें, इसमें क्या है कि जो विशेष निर्देशन दिया गया है कि व्यवस्था के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में हो, वो जैसे कि आप अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हो या प्राथमिक स्तर पर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 350 आर्टिकल वैसे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसी भी भाषा के लिए जो भी व्यवस्था की जाए तो वो समय के अनुसार ही किया जाएगा कि कौन सी भाषा को या अभ्यावेदन। चाहे आप इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप आप हिंदी भाषी प्रदेश के हैं और आपको हिंदी आती है और आप सपोज करो कि तमिलनाडु में गए हैं आप, और वहाँ पे आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई दुर्घटना घटना हो जाती है, तो आप वहाँ के जो थाना है तो वहाँ पर आप अपने ही भाषा में आवेदन दे सकते हैं। आप हिंदी भाषी, आपको हिंदी आती है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई, तो आप तमिलनाडु में चले गए, वहाँ कोई घटना घट रही है, तो आप वहाँ पर जाके हिंदी में एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब वह जिम्मेदारी उस दरोगा की होगी कि उसको ट्रांसलेशन करवाए या कुछ भी, क्योंकि वो तो तमिलनाडु भाषी क्षेत्र का है। या फिर अगर कोई तमिलनाडु का व्यक्ति उत्तराखंड में आता है और उसको तो तमिल आती है लेकिन उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, तो वह तमिल में भी अपना आवेदन दे सकता है, और इस पर भी निर्णय उस एसआई को लेना पड़ेगा और ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट ने व्यवस्था किया है कि आप 350 आर्टिकल से अपनी मातृभाषा में या अपनी भाषा में कहीं पर भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अगला 350 का क, इसमें देखें, इसमें अल्पसंख्यकों के लिए उपबंध किया जाता है। एक दो टॉपिक आप याद रखेंगे इसमें, एक अल्पसंख्यक और सेकंड टॉपिक आप याद रखेंगे कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा, प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राथमिक स्तर पर
अपनी मातृभाषा में शिक्षा का उपबंध कराएगा। यह उस स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिलवाएगा। आपने थोड़ा करंट अफेयर में अगर ध्यान दिया होगा तो अभी साल भर पहले की बात है, उत्तराखंड की अगर मैं बात बताऊं तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे पहले, जैसे कि पाँचवीं तक के सब्जेक्टों में कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 तक प्राथमिक स्तर पर तो भाषा तो दिलाएगा ही मातृभाषा, लेकिन अपने यहाँ की क्षेत्रीय भाषा का भी प्रावधान किया गया है। जैसे गढ़वाली संस्कृति को अगर बचाना है तो आने वाली पीढ़ी को बचपन से ही पढ़ाना होगा, वरना वो तो अंग्रेजी बोलेगी खाली, हिंदी भी मुश्किल से बोलेगी वो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का ट्रेंड चल रहा है। तो फिर क्या होगा, गढ़वाली तो शब्द बोलने में ही वो शर्माएगा। या आज भी मैंने कईयों को देखा है कि गढ़वाली भाषा प्रयोग करते समय उनको बेइज्जती सी महसूस होती है, बल्कि उनको ऐसा नहीं, अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। तो पौड़ी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने कक्षा 1 से 5 तक का गढ़वाली भाषा में सब्जेक्टों को, मतलब एक अनिवार्य तौर से कि आप एक सब्जेक्ट भाषा का होना चाहिए। तो हिंदी के साथ साथ गढ़वाली लैंग्वेज भी पढ़ाई जा रही है। ठीक, तो इसमें आप याद रखें, अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर तक का मातृभाषा में शिक्षा देना, और प्रत्येक राज्य का कर्तव्य भी है ये। स्टेट पॉलिसी वाले में आप देखेंगे तो क्या होगा उसमें कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिलाना अनिवार्य है। अगला आता है हमारे पास लास्ट आर्टिकल 351। इसमें क्या है कि हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अब किसी भी तरीके से हिंदी का विकास कैसे किया जाए, सम्मेलन के आधार पर जगह जगह चर्चाएं कर या उसको इम्पोर्टेंट के आधार पे, आप देखें कि उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आता है तो उसमें हिंदी 300 नंबर की है कि नहीं जी हिंदी तो दें, आप अंग्रेजी के चाहे ज्ञाता क्यों ना हो, आपको हिंदी को पास करना ही है, और वो भी 300 नंबर जोड़े जाएंगे, पासिंग मार्क्स भी नहीं है, ये मेरिट में जोड़े जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हिंदी को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट दिखाया जा रहा है कि क्या, कि हिंदी को सीखना ही है। आप चाहे कितनी भी बड़े ग्रेजुएट हो जाएं, पर आप अपनी मातृभाषा से लगाव रखें। समय समय पर जागरूक अभियान चलाए जाते हैं, चाहे विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व में भी प्रतिभाग कर रही है हिंदी की, हाँ विश्व दर्जा मिल जाए इसको। तो ये सब क्या है, अपनी संस्कृति चाहे अपनी मातृभाषा को विकास करने के लिए कैसे, उसमें शब्दों को भी जोड़ा जाएगा। आपको अगर पता होगा या नहीं तो देखा जाएगा कि 2019-20 में आत्मनिर्भर, संविधान, ये सब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जोड़े गए हैं शब्द। तो ये सब क्या दर्शा रहे हैं कि हिंदी का कहीं ना कहीं विकास, हर छोटे छोटे पॉइंट का रोल होता है। तो अभी आत्मनिर्भर जो आपने शब्द देखा है उसको जगह मिली है ऑक्सफोर्ड वाले में, उससे पहले संविधान को मिली थी। तो ये सब क्या है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उसको अलग से एक ईयर वर्ड मनाया जाता है उसके लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग। तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट और आता है कि समय समय पर नए नए शब्दों को भी जोड़ा जाता है, और फिर उनको हिंदी को बहुत समृद्ध भाषा बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी भाषा जब भी समृद्ध मानी जाएगी जब उसमें बहुत सारे अर्थपूर्ण वाले शब्द होते हैं, शब्दकोश बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी इन सभी मानकों पर खड़ी उतरी है। तो ये है आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक के हैं। और इसके बाद अगला आप देखेंगे संवैधानिक विकास के तौर पर हिंदी के बारे में। तो हमारे पास उधर से भी क्वेश्चन आते हैं, आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन आंसर देखें तो हमारे पास एक अनुसूची जो है संविधान की 12 अनुसूचियों में से 8वीं अनुसूची, 8वीं जो अनुसूची है इसमें पहले 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, 14 भाषाओं को। ठीक है, बाद में समय समय पर भाषाएं जोड़ी गई और अब हो गई है कुल 22 भाषाएं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कब और किस संविधान से, तो आपको जो जो मैं बोलूँगा याद करने के लिए वही आपको याद करना है। कि देखो एक अनुभव है और हमारे यहाँ से रिजल्ट भी मिले हैं फॉरेस्ट वगैरह में, और अभी
ऑफलाइन भी बच्चे पढ़ते हैं, तो उस आधार पे मैं आपको ये, ऑफलाइन वाले तो खैर जानते ही हैं कि जो रात को लिखा है वो डायरेक्ट सुबह एग्ज़ाम में आ जाता है। तो उस आधार पे अगर आप, ठीक है, जब आप भरोसा करेंगे और इनसे नोट्स बनाएंगे, आप अपने आप देख लेंगे, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं कंटेंट के आधार पे आपको कि आयोग की दृष्टि से कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे वो सीधा यहीं से पूछें, तो उस आधार पे मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास आता है क्या कि 14 भाषाएँ थी हमारे पास संवैधानिक तौर पर, और 8वीं अनुसूची में तो हमारे पास है कि सबसे पहला जो संविधान संशोधन होता है 21वां संविधान संशोधन, और उसका ईयर जो है 1967 में, ठीक है। तो आपको डिक्टो पॉइंट याद रखना है कि 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये 1967 में हुआ था, 67 में, 1967 में, और इससे एक भाषा यहाँ पे जोड़ी जा रही है और उसका नाम है सिंधी, इसको भी मान्यता दी गई। तो अब कितनी हो जाएगी? 15। उसके बाद से हमारे पास अगला संविधान संशोधन आता है, कौन सा? 21वें के बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 21 के बाद सीधा 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और इस समय 3 भाषाएं जोड़ी गई और उन तीनों का नाम है कोंकणी, मणिपुरी और तीसरा नेपाली। तो 14, 15 और 3 18। अगला हमारे पास आएगा 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003, और इसमें आए गए 4 भाषाएं, 3 + 4, तो ये टोटल आपकी हो गई 22 अब तक। तो इसमें बोडो, डोगरी, जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं ये भाषाएं दोनों, संथाली, और लास्ट भाषा है हमारे पास मैथिली। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैथिली, ठीक है। तो ये 4 भाषाएं अंत में जोड़ी गई है 2003 में, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। तो 14 मूल भाषाएं थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो इस समय हमारे पास संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये हमारे पास संवैधानिक विकास है इसका, हिंदी का। और इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास एक टॉपिक आता है, मतलब 2 ही हैं वैसे तो, और उसके बाद भी हैं, पर आपको 2 याद रखने। पहला राजभाषा अधिनियम, मैं फैक्ट के तौर पे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ग्रुप सी का या प्री का जो टॉपिक होता है वो फैक्ट पर आधारित होता है, और व्याकरण के लिए तो खैर सभी जुड़ के आपको आगे डिटेल में सारे सब्जेक्ट कराऊंगा, लेकिन ये सब तो एक फैक्ट के आधार पर ही है। बाकी आप इन सबको जोड़ के और एक विस्तृत लेखन में भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रथम राजभाषा अधिनियम, तो ये आप याद रखेंगे 1963 में आया था। सेकंड राजभाषा अधिनियम पूछा जाए आपसे, सेकंड राजभाषा अधिनियम, तो ये 1967 में आया। उसके बाद भी आते हैं, लेकिन आप ये 2 इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। फर्स्ट वाला तो कई बार पूछा भी गया, अब बेसिक हो गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया तो आप समझ लें वो बेसिक क्वेश्चन हो गया, कोई गलत नहीं करता है उसको, ठीक है दोस्तों। तो फिर इसके बाद से अब हम बाकी जो मैंने आपको ये बता भी रखा था
कि कौन कौन से भाषा उपभाषा वाला टॉपिक मैं बता चुका हूँ। उसके बाद से अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पर, तो वो जैसे वर्ण है, वर्ण के बाद अपना वर्तनी वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर संधि वगैरह ये सब पढ़ लेंगे। तो ठीक है आप, लेकिन ये मैं नया हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता था पहले, लेकिन अब मैं ऑनलाइन भी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ वीडियो। तो अभी मैं उतना तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने का एक अलग टॉपिक है और एक जब क्लास खाली है, तो इस समय थोड़ा रिकॉर्ड करना, तो अभी उतना अनुभव नहीं है मुझे। तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें और आप बताएं कमेंट करके कि सही से मैं पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो आप सीख पा रहे हैं, मैं आप तक ये सारी बातें पहुँचा पा रहा हूँ या नहीं। बाकी कंटेंट तो बिल्कुल A1 है, कोई इसमें कमी नहीं निकाल सकता है। खैर, क्योंकि 2018 से तो अनुभव मुझे भी है, और जो मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं, आपको अगर मैं चाहूँ तो उसके सारे वो दिखा सकता हूँ, जो प्री मेंस और लास्ट ईयर वो भी दिखा सकता हूँ, लास्ट टॉपिक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का। लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है मुझे कहीं पर, जब मिल जाएगी तब की बात अलग है। तो मैं आपको इतना ये बताना चाहता हूँ कि जो कंटेंट है उस पर आप भरोसा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें और खुद भी सीखें और दूसरे को शेयर करें कि वे भी सीख जाएं। क्योंकि सामने जो है किसी गरीब व्यक्ति का अगर भला होता है, क्योंकि वह किसी पहाड़ के ऐसे कोने से आता हो जहां तक शिक्षा ना पहुंच पा रही हो या फिर कोचिंग सेंटर का सुविधा ना हो, तो वो व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके। और सिलेक्शन की मैं पूरी गारंटी देता हूं कि कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। अभी आप देखते जाएँ, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टार्ट होगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ। बाकी पुराने लोगों से तो मुझे कहना ही नहीं है, क्योंकि वो तो इतना अनुभवी होते हैं कि वो देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ कितना किस लेवल तक का कंटेंट है या क्या निकाल के आपको दिया जा रहा है। क्योंकि एक शिक्षक का काम क्या है, किताबों में से वो चीज़ें बताना आपको निकाल कर कि जो डायरेक्ट ही आयोग में है। पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन सिर्फ क्या है, फ़र्क इतना अनुभव ही बता सकता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछने योग्य है, कौन सा क्वेश्चन पूछने योग्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें और बाकी पढ़ते रहें।